एक कबाड़ वाले कमरे में रहती हुई एक वृद्ध महिला, जिसके दो दो बेटे होते हुए भी एक एक रोटी को तरस रही थी। उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी लगती थी। कमजोरी के कारण वह बहुत ज़्यादा ही वृद्ध लगती थी। सुनैना जी के पति की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी। तब से वह खोई खोई सी रहती थी, ना तो खुद का ध्यान रखती और ना ही खाने पीने का, जिसके चलते वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। शरीर एकदम कंकाल के समान हो गया था। सफ़ेद और बिखरे हुए बाल, झुकी हुई कमर, गंदी सी फटी हुई साड़ी पहने लगभग 80-85 साल की बूढ़ी माँ अपने कमरे के गेट पर उदास सी बैठी हुई थी। लगातार रसोई घर की तरफ देख रही थी। प्रीति बहू अपने पति और बच्चों के लिए खाना बना कर ले जा रही थी। उसके सामने पुरानी स्टील की टूटी थाली रखी थी और साथ में पानी पीने के लिए लोटा पड़ा था। बच्चे खाना खाते होंगे, बहू मेरे लिए भी लेकर आई होगी। खुशबू तो अच्छी आ रही है, पता नहीं क्या बनाया होगा, यह सोच ही रही थी। लोटे में पानी डालने की आवाज़ आई तो सुनैना जी सोच से बाहर आईं और देखा प्रीति बहू वही सूखी रोटी और गुड़ थाली में लेकर आ रही थी। कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा से सुनैना जी के चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कान आई थी, वापस उदासी में बदल गई। फिर बहू से पूछा, बच्चों के लिए क्या बनाया है? बच्चे तो गुड़ रोटी नहीं खाते, कुछ और भी बनाया है तो मुझे भी दे दो। बच्चों को खाने में यही दिया है जो मिलता है, चुपचाप खा लो, इस उम्र में तुमको हजम नहीं होगा। तभी अंदर से पोते की आवाज़ आई, माँ छोले की सब्जी थोड़ी और दे देना, बहुत अच्छी बनी है। सुनते ही बहू का चेहरा फीका पड़ गया और उससे इतना ना बना कि थोड़ी सी सब्जी लाकर सुनैना जी को भी दे दे। वह बुझे मन से एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में लोटा और छड़ी लेकर किसी तरह चलती हुई कमरे में पड़ी खटिया पर आकर बैठ गईं। सूखी रोटी के टुकड़ों को किसी तरह खाते हुए अपने पिछले समय में चली गईं। सुनैना जी के पति देवी दीन जी का बहुत अच्छा खेती बाड़ी का काम था। घर में रुपए पैसे की कोई कमी न थी। सुनैना जी याद करने लगी, जब बड़ा बेटा चंदन पैदा हुआ था तो देवी दीन जी ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए थे और दूसरे बेटे रवि के पैदा होने पर तो बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम किया गया था। लेकिन जब बेटी स्नेहा पैदा हुई तो किसी को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। सब लोग यही सोचते कि तीसरा भी बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा था। आखिर बेटे जितने भी हों कम ही लगता है। बेटों को बड़ा होते देख देवी दीन जी ने उसके लिए कारोबार शुरू करने का सोचा। अपनी खेती बाड़ी बहुत ही बढ़िया चल रही है तो कारोबार शुरू करने की क्या ज़रूरत है, कहते हुए जब सुनैना जी ने मना किया तो देवी दीन जी कहने लगे, बच्चों के भविष्य के बारे में आज कुछ सोचेंगे तो कल कुछ बन पाएंगे। और फिर आजकल के बच्चे खेती बाड़ी में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, कारोबार खुशी से संभालेंगे। देखते ही देखते उनका कारोबार खूब चलने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। तीनों बच्चों को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और उच्च शिक्षा के लिए शहर में भी भेजा। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बेटे पिता के साथ कारोबार में आ गए। बेटी की पढ़ाई पूरी होने पर समय रहते ही उसका विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया गया और उसके कुछ समय बाद देवी दीन जी के दूर की रिश्तेदार में ही एक लड़की से बड़े बेटे चंदन का भी रिश्ता कर दिया गया। छोटा बेटा रवि अपने साथ ही पढ़ने वाली एक लड़की से विवाह करना चाहता था। कुछ ना नुकुर करने के बाद उसे भी इजाज़त दे दी गई।
दोनों ही बेटे बहुत आज्ञाकारी थे और बहुएं भी अपने सास ससुर की बात बहुत मानती थी। भरा पूरा परिवार सुखी पूर्वक रह रहा था। सुनैना जी और देवी दीन जी अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को अपनी ही नज़र लग जाती है। कुछ समय बाद ही कारोबार में घाटा होना शुरू हो गया। देवी दीन जी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ पर हुई। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि दोनों ही बेटे उनमें से छुपकर कारोबार में से अपनी मन मर्जी का पैसा निकाल रहे थे। सोचा कि किसी को क्या पता लगेगा, यदि थोड़ा पैसा निकाल भी लिया तो यह जानकर कि अपने दोनों बेटे दोनों हाथों से कारोबार में चोरी कर रहे हैं, देवी दीन जी को झटका सा लगा। बेटों द्वारा दी गई ये हरकत उन्हें बर्दाश्त ना हुआ और उनके दिमाग की नस फट गई और उनकी मौत हो गई। सुनैना जी इतने बड़े दुख को झेल ना पाईं और सदमे में चली गईं। पिता के रहते तो परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद मन मुटाव रहने लगे। कुछ वर्ष बीत गए और अब तो भाइयों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटों और बहुओं ने माँ के सामने बंटवारा करने को कह दिया। सुनैना जी बंटवारा करने के पक्ष में न थी। बेटी स्नेहा ने भी अपने भाइयों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाइयों ने साफ शब्दों में कह दिया कि तुम इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। और फिर वही हुआ जो दोनों भाई चाहते थे। रिश्तेदारी के कुछ बड़े बूढ़ों की सलाह लेकर सुनैना जी ने कारोबार और ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर दिया। रहा मकान का सवाल, तो उसमें भी एक दीवार डालकर 2 हिस्से कर दिए गए और साथ ही बहू की रसोई भी अलग अलग कर दी गई। मकान के 2-2 टुकड़े हुए थे, लेकिन सुनैना जी के दिल के कितने टुकड़े हुए जिन्हें गिन पाना भी मुश्किल था। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा सहमति के साथ हो गया, लेकिन सुनैना जी ने बड़ी बहू के साथ रहना स्वीकार किया। बड़ी बहू को भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि तब तक वह रसोई का सारा काम कर दिया करती थी। बड़ी बहू सुनैना जी का पूरा सम्मान करती थी, लेकिन वक्त द्वारा दिए गए जख्मों के कारण सुनैना जी भी बीमार रहने लगी और धीरे धीरे काम करने में भी असमर्थ हो गईं। समय बीतता गया। सुनैना जी अब बहुत बूढ़ी हो गई थी, जिस वजह से वह काम नहीं कर पाती थी। बड़ी बहू भी उनसे कोई मतलब नहीं रखती थी, न ही पोते पोती को पास जाने देती थी। अब बड़ी बहू को भी सुनैना जी को अपने साथ रखना बोझ सा लगता था, लेकिन अब बूढ़ी विधवा माँ को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि माँ का बंटवारा कैसे किया जाए। इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। दोनों बेटों में से कोई भी अपने साथ उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी बहू माँ के खाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। 2 वक्त की रोटी देने के लिए बेटे बहू की बहस सुनैना जी के दिल को चीर रही थी। यह वक्त की मार ही थी कि जिन्हें 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, खुद की नींद हराम करके अपने बच्चों को चैन की नींद सुलाया, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा किया, आज वही बच्चे अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। काफ़ी सोच विचार कर दोनों भाइयों ने एक फैसला ले लिया, जिससे उनकी समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन माँ की ममता तार तार हो गई। जिसने भी सुना सब हैरान थे। 1 महीना माँ बड़े बेटे के पास रहेगी और 1 महीना छोटा बेटा अपने घर में ले जाएगा, और अम्मा जिसके पास रहेगी वही अम्मा की पेंशन का भी हकदार होगा। सुनैना का खर्चा और दवाइयों का खर्च भी इस पेंशन में से किया जाएगा।
एक तारीख होने पर सुनैना जी को छोटे बेटे बहू के हिस्से में पहुंचा दिया गया। छोटी बहू ने एक स्टोर रूम खाली करवाकर सुनैना जी को रखने का इंतजाम कर दिया, जहां एक छोटी सी खाट, पुराना बिस्तर, एक थाली और लोटा देकर उन्हें बिठा दिया गया और थाली लोटा लेकर कमरे के दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और इंतजार करती रहती कि कब खाना मिले और कब पेट की भूख को शांत कर सके। बूढ़ी आंखें दरवाजे के दूसरी तरफ देख ही रही थी कि सामने किसी को आते देख अचानक चहक उठी तो देखा बेटी स्नेहा सुनैना जी से मिलने आई थी। लेकिन अपनी माँ की यह हालत देखकर बेटी को बहुत दर्द होता। कितनी बार कहती थी कि मम्मी चलो तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ तुम ठाठ से रहना, लेकिन अम्मा अपने वसूलों का वास्ता देकर उसके साथ जाने से इनकार कर देती थी। एक दिन अपने कमरे की चौखट पर बैठी अपना चश्मा उतारकर देखने लगी, सोचने लगी कितनी बार बड़े बेटे को कहा था चश्मा ठीक कर देने के लिए, पर बड़ी बहू चिल्लाते हुए कहती है कि छोटे बेटे के घर जाओगी तो वहाँ चश्मा बनवाना, तुम्हारी पेंशन के सारे पैसे दवाइयों पर खर्च हो चुके हैं। आज छोटा बेटा रवि जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकल रहा था तो अम्मा ने आवाज़ लगाई, बेटा यह मेरा चश्मा टूट गया है, कुछ नज़र नहीं आता और ऑफिस से आते वक्त इसे ठीक करा लाना। कांपती आवाज़ से सुनैना जी बोली, अरे मम्मी कम से कम ऑफिस जाते वक्त तो मत टोका करो, इस उम्र में चश्मा की ज़रूरत ही क्या है, कोई कागजी काम तो करती नहीं हो तुम। बेचारी लाचारी बेबस सुनैना जी अपनी आंखों में आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए वापस टूटा चश्मा पहनकर बैठ गईं। आज छोटी बहू ने घर में किटी पार्टी रखी थी। घर में कुछ चहल पहल हो रही थी, खाने पीने का काफ़ी सामान लाया जा रहा था। सुनैना जी देखकर सोच रही थी, लगता है आज कोई मेहमान आने वाले हैं, खाने की बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, चलो आज तो स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, सोचकर वह मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन यह क्या, थोड़ी ही देर में प्रीति यानी छोटी बहू आई और अम्मा की थाली में खिचड़ी डालकर चली गई और सुनैना जी को बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत देकर गई। वह मायूस होकर खिचड़ी खाने ही लगी, देखा लोटा में पानी नहीं था। अरे छोटी बहू लोटा में पानी देती जाओ, बहुत प्यास लगी है। लेकिन अब तक तो छोटी बहू वहाँ से जा चुकी थी। खाना खाने के बाद सुनैना जी धीरे धीरे लाठी के सहारे बाहर तक आईं और बोली, बहू पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। उन्होंने देखा तो बाहर प्रीति बहू की सहेलियों की दावत चल रही थी और बहू उन्हें अपने झुमके दिखा रही थी जो उसे रवि ने लाकर दिया था। छोटी बहू सुनैना जी को देखते ही भड़क गई। बिना कुछ सोचे समझे उनका हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए कमरे में पटक दिया। सुनैना जी खाना खाकर अभी अपनी चारपाई पर बैठी ही थी, तभी देखा सामने से छोटा बेटा रवि अपने कमरे से निकल रहा था। पीछे पीछे बहू और पोता पोती भी बड़े बड़े बैग उठाकर जा रहे थे। लाठी के सहारे छोटे बेटे के पास पहुंची। रवि बेटा, प्रीति बहू, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? माँ, बच्चों के कॉलेजों की छुट्टियां हैं तो हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। रवि ने यह कहा तो वह उदास हो गई, फिर कुछ सोचकर बोली, बहू मैं रोटी कैसे खाऊंगी, मुझे भूखे सोया नहीं जाता। सुनैना जी की बातें सुनते ही छोटी बहू झट से बोली, अरे अम्मा, महीने की आज आखिरी तारीख है, कल से तुम्हें रखने की बड़े भैया भाभी की है, हमने उन्हें कह दिया है, कल सुबह वह आकर तुम्हें ले जाएंगे और रात को अगर भूख लगे तो यह बिस्कुट खा लेना। कहते हुए प्रिया बहू ने उसके हाथ में बिस्कुट का पैकेट दे दिया और वे सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करके चले गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बचपन में जिन बच्चों को माँ के आंचल की शीतल छाया में स्वर्ग का एहसास होता था,
माँ की थपकियों में सुकून मिलता था। माँ की लोरियाँ सुने बिना नींद नहीं आती थी। आज वही संतान अपनी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारियों को कैसे दूर भाग रहे हैं। बेचारी सुनैना जी को जब भूख लगी तो बिस्कुट खाकर पानी पीकर सो गईं। अगले दिन का सूरज उगा तो सुनैना जी को थोड़ी तसल्ली हुई। सुबह सुबह वह अपना संदूक और बाकी सामान तैयार करके अपने कमरे से बाहर निकल कर कुर्सी पर बैठ गईं कि अभी बड़ी बहू आती होगी मुझे लेने। लेकिन देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई, लेकिन सुनैना जी की खैर खबर किसी ने ना पूछी। बेचारी सुनैना जी भूखी प्यासी अकेले ही तड़पती रहीं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आया। भूख से बेहाल सुनैना जी ने बैठे बैठे कई बार सोचा कि उठकर खुद ही बड़े बेटे के घर चली जाऊं। 2-3 गज की ही तो दूरी है, लेकिन फिर यही सोचकर बैठ जाती कि ऊंची नीची सीढ़ियां हैं, कहीं गलती से पैर फिसल गया तो चारपाई पकड़ने की नौबत आ जाएगी। निराश होकर अपनी किस्मत को कोसती हुई फिर वापस अपनी चारपाई पर जाकर आंख बंद करके लेट गईं। जैसे ही आंख खुली तो देखा बड़ा बेटा सुनैना जी के सामने खड़ा था। मम्मी मम्मी चलो तुम्हें लेने आया हूँ। चंदन बेटा आ गया, सुबह से तेरी राह देखती थी, कहते हुए सुनैना जी सारे गिले शिकवे भूलकर बड़े बेटे के साथ चल दी। बड़े बेटे के घर पहुंची तो देखा जिस कमरे में सुनैना जी रहा करती थी वहां से सुनैना जी का सामान उठा दिया गया। स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि कम से कम बड़ी बहू के घर खाने को तो ढंग से मिलेगा। कल रात से भूखी प्यासी सुनैना जी को जब खाना मिला तो खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी। जो सुनैना जी अपने पति के जीते जी राज किया करती थी, आज दाने दाने को मोहताज हो चुकी थी। अगली सुबह उठकर सुनैना जी ने भगवान का नाम लेकर अपने दैनिक कार्य निपटा लिए और दरवाजे की चौखट पर बैठकर इंतजार करती रहीं कि बहू बच्चों में से कोई ना कोई तो उसके पास आएगा, हालचाल पूछेगा और कुछ खाने को देगा। वह निराश होकर अपनी चारपाई पर लेट गईं। काफ़ी देर तक घर में से खाना बनने की आवाज़ आ रही थी और उसके बाद आवाज़ आनी भी बंद हो गई। चाय पीने के लिए इंतज़ार करके जब थक गई तो सोचा खुद ही उठकर बहू से चाय लेकर आती हूँ। लाठी के सहारे चलकर जब सुनैना जी बेटे बहू के कमरे की तरफ देखा, बेटा बहू अपने बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सुनैना को देखते ही वहाँ सन्नाटा सा छा गया। तुरंत बहू चिल्लाते हुए बोली, बुढ़ापे में इतना चटोरापन आपके लिए ठीक नहीं। सुनैना जी हैरानी से सबका मुंह देखने लगी। मम्मी तुम्हारे बेटे को दफ्तर जाने की जल्दी थी और बच्चों की नौकरी का भी समय हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी सबको खिला पिला रही थी। तुम्हें भी जल्दी ही चाय देने आती हूँ, जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। चिल्लाते हुए बड़ी बहू अपनी सास पर भड़कती हुई रसोई में चली गई। सुनैना जी मन में उदासी लिए हुए वापस अपने कमरे में आकर चौखट पर बैठ गईं। सोचने लगी कि यही बड़ी बहू थी जो बच्चों के पैदा होने पर मिश्री घुले शब्दों से इतना लाड़ लड़ाती थी कि सगी बेटी भी क्या दिखाएगी। एक तरफ तो सुनैना जी बच्चे और बहू की देखभाल करती थी और दूसरी तरफ पूरा घर संभाल लिया करती थी। आज भी वही बहू है और वही सुनैना जी हैं। अब वह बूढ़ी हो गई हैं तो दूध में गिरी मक्खी के समान हो गईं, जिसने सबने निकाल कर फेंक दिया। कहते हुए सुनैना जी की आंखें भर आईं। वह दिन भर इंतजार करती रहीं, लेकिन उनके कमरे में अपने आप कोई नहीं आता था। उम्र के इस पड़ाव पर वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाँ, कभी कभी बेटी आ जाती थी तो उनका हालचाल पूछ कर चली जाती थी, क्योंकि उसे भी कोई चाय पानी तक नहीं पूछता था और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ वह भला कितनी देर तक रुक सकती थी। एक दिन सुनैना जी के कमरे की सफाई करवाते हुए बड़ी बहू की नज़र अचानक
अपनी सास के संदूक पर गई, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। बड़ी बहू को थोड़ा संदेह हुआ कि सास ने अपनी बेटी के लिए संदूक में कुछ गहने या पैसे छुपा कर रखे होंगे, जो सुनैना जी किसी को भी अपने संदूक के पास भटकने भी नहीं देती। जिस भी घर में रहती अपना संदूक साथ लेकर जाती हैं। सुनैना जी ने सारी जायदाद का तो बंटवारा कर दिया है। इस संदूक में जो खजाना है, क्या ऊपर लेकर जाएंगी अपने साथ? बड़ी बहू ने चतुराई से बात करते हुए अपनी सास के संदूक का राज जानना चाहा, तो सुनैना जी ने कहा, बहू इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे हाथ मत लगाना। कहते हुए सुनैना जी संदूक के पास आकर बैठ गईं। सास के इस तरह से बात करते ही बड़ी बहू का शक और गहरा हो गया। जरूर इसमें कोई ना कोई कीमती चीज छुपा रखी हैं जो हमें दिखाना नहीं चाहती। मन ही मन बड़बड़ाते हुए बड़ी बहू अम्मा के कमरे से बाहर आ गई, लेकिन संदूक खुलवाने के इरादे से बड़ी बहू ने अपने पति से कहकर अपने देवर देवरानी और अपनी ननद स्नेहा को भी बुलावा भेज दिया। शाम तक सब इकट्ठे हो गए और सुनैना जी के कमरे में पहुंच गए। सुनैना जी यह सब देखकर हैरान थी कि आज तक उसके कमरे में किसी ने कदम तक नहीं रखा। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब इकट्ठे होकर उसके पास आकर खड़े हुए। अभी वह इतनी भी बीमार नहीं हुई थी। अभी सुनैना जी हैरानी से सोच ही रही थी कि बड़े बेटे ने उनसे कहा, माँ आज तुम्हारा संदूक खोलना है, हम भी तो जाने आखिर इसमें है क्या। संदूक का नाम सुनकर वह कुछ हैरान सी हो गई और वह सकपकाते हुए बोली, नहीं इसे नहीं खोलने दूंगी मैं। तुम नहीं देख सकते कि इसमें क्या है? जरा खोल कर तो दिखाओ मम्मी। यह सब लोग कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए इसमें गहने और पैसे छुपा कर रखे हैं। साबित कर दो कि यह सब झूठ बोल रहे हैं। कहते कहते बेटी स्नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सुनैना जी ने और जिद नहीं की। अपनी चारपाई से उठकर संदूक का ताला खोलने लगी। देखना चाहते हो मेरे संदूक में क्या है? तो देख लो। कहते हुए अम्मा ने संदूक का ढक्कन जैसे ही उठाया तो चारों बेटे बहू हैरान हो गए। उनकी ऐसी दशा हो गई जैसे उन्हें सांप सूंघ गया। रोटियां? मम्मी तुमने ये रोटियां संदूक में रखी हैं? बड़ा बेटा आश्चर्यचकित होकर बोला, हाँ बेटा, इसलिए यह संदूक मुझे जान से भी प्यारा है। कहते हुए सुनैना जी का गला रूंध गया। लेकिन माँ यह तो केवल सूखी रोटियां हैं, तुमने इन्हें खजाने की तरह संदूक में क्यों छुपा कर रखा हुआ है? बेटी हर रविवार के दिन यह सब लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और उस दिन घर में रोटी नहीं बनती थी। उस दिन के लिए ही मैं इन रोटियों को बचा कर रखती हूँ। कहते कहते अम्मा की आवाज़ भारी और आंखें आंसुओं से भर गईं। अपनी माँ की यह हालत देखकर बेटी बहुत भौचक्की रह गई। फिर अपने दुख और पीड़ा पर नियंत्रण करते हुए उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर एक रोटी को हाथ में लेते हुए माँ से पूछने लगी, लेकिन माँ यह रोटियाँ तो सूखी हैं, तुम इन्हें कैसे खा पाती हो? बेटी यह मजबूरी सब कुछ करा देती है। जब पेट भूखा होता है तो तरीके भी अपने आप निकल आते हैं। मैं इन रोटियों को कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रखती हूँ। जब यह रोटियाँ थोड़ी नरम हो जाती हैं तो खाने लायक हो जाती हैं। इन्हीं को खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। अपनी माँ की बेबसी देखकर स्नेहा उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पास में खड़े बेटे और बहुएं ये नज़ारा देखकर जमीन में गड़े जा रहे थे। चंदन और रवि दोनों बेटे माँ की यह हालत देखकर माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे तो दोनों बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अब दोनों बेटों ने यह तय किया कि माँ जिस घर में रहना चाहती है वहाँ रहेगी और अम्मा के लिए अलग से कोई कोठरी नहीं दी जाएगी।
अब अम्मा उनके साथ उनके बीच रहेगी। इस तरह सुनैना जी के हालात सुधर गए। बेटे बहू उन्हें मान सम्मान के साथ रखने लगे। टाइम पर खाना देते सुनैना जी पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।